जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज़ हवा, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई। मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। आज हमारे साथ दिल्ली के एक मशहूर अधिवक्ता और समाज सेवी सुलेमान साहब मौजूद हैं। हम कुछ संवेदनशील मुद्दों पर उनके विचार जानना चाहेंगे। सुलेमान साहब, आप गांधीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और आजकल हमारे समाज में फांसीवाद बढ़ रहा है। हमने फांसीवाद का नंगा नाच देखा था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जर्मनी में देखा, इटली में देखा, और वही भावनाएं हम देख रहे हैं कि बर्मा में, श्रीलंका में, और अब भारत इसका केंद्र बनता जा रहा है। तो गांधीवादी विचारधारा इस फांसीवाद से कैसे मुकाबला करे? देखिए, हमेशा फासिज्म या फांसीवाद शुरू में तो डोमिनेट करके हावी होता है, लेकिन हमेशा उसकी हार होती है और मोहब्बत का पैगाम देने वाले और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हमेशा जीतते हैं। सरकारों से सवाल पूछना, उनकी कारकर्दगी के बारे में पूछना, ये जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है और सबसे अहम काम है। मैं समझता हूँ फांसीवाद के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि सरकारों की ज़िम्मेदारी को तय करना, और सबको करना चाहिए। अपोजिशन का सबसे अहम रोल है। कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी की केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से सवालात पूछ रही है और उनके जो झूठे वादे थे उन्हें एक्सपोज कर रही है। देखिए, फांसीवादी ताकतें प्रचार को ही माध्यम बनाकर जनता तक अपनी लोकप्रियता को बढ़ाती हैं। तो आप गांधीवादी संस्थाएं, राजनीतिक दल, आज इतने समय हो गया, लगभग एक दशक गुजर गया, आप सरकार को एक्सपोज क्यों नहीं कर पाए? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रचार को ही माध्यम बनाती हैं, लेकिन अगर आप पिछले एक साल में मीडिया चैनल्स या और मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स देखें तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, 10-12 बड़े मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे न्यूज़ के माध्यम है, उनकी जो टीआरपी रेटिंग है वो बहुत बढ़ गई है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े चैनल्स हैं, उनकी गिर गई है। इससे बिल्कुल साफ मैसेज है कि लोग सच और हक बात जो कह रहा है उस न्यूज़ को सुनना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं जो उनकी तकलीफ़ को बयान कर रहा है, दिखा रहा है। प्रोपेगेंडा को और फांसीवादी फासिज्म की सोच को जो मीडिया चैनल आगे बढ़ा रहे हैं उसको नहीं सुनना चाहते। इसीलिए यूट्यूबर्स का टीआरपी बढ़ गया। तो मैं समझता हूँ कि हल्के हल्के करके कांग्रेस पार्टी ने इस बात को भी समझा है और यूट्यूबर्स भी उस बात को दिखा रहे हैं, इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जितने भी लोग हैं वो उसे दिखा रहे हैं। और इसी का सामने आपको एग्जाम्पल है कि कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव था वो डोमिनेट कर रहा था, और प्रोपेगेंडा का बीजेपी का नैरेटिव बिल्कुल फेल हो गया। कांग्रेस की कर्नाटक और हिमाचल में सरकार बनी, और अभी भी जिन 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, सब जगह कांग्रेस पार्टी की सरकारें बन रही हैं। देखिए, शने शने कांग्रेस जीती रही है। जैसे पिछली बार हमने देखा था राजस्थान, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार भी बनी थी। तो चुनाव जीत लेने का मतलब ये नहीं होता है कि उस विचारधारा को आपने जीत लिया। हम तो ये देख रहे हैं कि फांसीवाद निरंतर बढ़ता जा रहा है, फांसीवादी ताकतें, उनके जो विभिन्न संगठन है वो और मजबूत होते जा रहे हैं, और सड़कों पे जो उनका जिस तरीके से नंगा नाच नजर आ रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि फांसीवादी ताकतें पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तिवान हो चुकी हैं। कैसे आप काउंटर करेंगे? जब भी आपके सामने कोई परेशानी होती है या आपको लगता है कि गलत हो रहा है, तो आप इतिहास के पन्ने पलट के देखते हैं। अंग्रेज़ों का जब शासन था तो बापू ने क्या किया? डांडी मार्च किया, नॉन वायलेंस की सोच के साथ, मोहब्बत की सोच के साथ अंग्रेज़ों को हराया और निकाल बाहर किया, और भारत आज़ाद हुआ। उन्हीं लाइंस पे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी सितंबर, पिछले साल सितंबर में, और 4 महीने वो यात्रा करी। जनवरी में पूरे भारत में 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी। आज़ाद भारत में किसी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल लीडर ने पैदल 3,500 किलोमीटर की यात्रा करके पूरे देश का भ्रमण किया हो, उनकी तकलीफ़ों को, परेशानियों को, उनकी जिंदगियों को छुआ हो, तो वो वाहिद लीडर राहुल गांधी है। और उसी मोहब्बत के पैगाम से
उसी भारत को जोड़ने के और एकता के पैगाम से उसका असर चुनावों के नतीजों में दिख रहा है। और फांसीवादी जो सोच है और विचारधारा है, जो ताकत है, वो धीरे धीरे करके हारेगी। और हमें पूरा यकीन है कि इन चुनावों में भी और आने वाले लोकसभा चुनावों में भी इंडिया अलायंस की सरकारें बनेंगी। देखिए, जो फांसीवाद का सुचालक होता है वो होता है गुस्सा, नफरत और हिंसा। आज हालत ये है कि आप दिल्ली में रहते हैं, ज़रा सी बात पे अगर झगड़ा हो जाए तो रोड रेज जिसे कहते हैं कि सड़क पे मामूली सी बात पे झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे को मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। हमारे समाज में इतनी हिंसा बढ़ रही है, वही उसी पे मैं आ रहा हूँ कि ऐसे में फांसीवादी ताकतों के लिए तो ये इसका फ़ायदा मिलता है। दूसरे हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने जब गांधी जी की, हम गांधी दर्शन की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि गांधी जी ने कहा कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो आप दूसरा बढ़ा दें। जब आप ये युवा पीढ़ी के सामने ये बात कहते हैं तो उसका तो मजाक बनाती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि चुनाव जीतने से गांधीवाद भी दोबारा से मजबूत हो रहा है, जैसे 50 के दशक में और 60 के दशक में हुआ जाता है। तो आप इस बढ़ती हुई हिंसा से जब तक नहीं लड़ेंगे, बढ़ती हुई घृणा और नफरत से आप नहीं लड़ेंगे, तो आप कैसे इस फांसीवाद को कमजोर बढ़वाएंगे? इस नफरत के खिलाफ आपका क्या प्लान है? ऐसा क्यों हो रहा है कि रोड रेज में किसी के झापड़ मार दिया या गोली मार दी? ऐसा क्यों हो रहा है? ये फ्रस्ट्रेशन है। इसका कौन जिम्मेदार है? 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं नौजवानों को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा, 2 करोड़ लोग नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा हर साल। 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरी दी? बिल्कुल फेल हो गए। कोई आंकड़ा ही नहीं है, क्योंकि दी नहीं नौकरी। ये फ्रस्ट्रेशन है। नौजवान पीएचडी की डिग्री लेके, मास्टर्स डिग्री लेके बिना नौकरी के परेशान हाल है। वही फ्रस्ट्रेशन है कि नौजवान हिंसक हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदार सरकारें हैं। अगर आप उन्हें नौकरी देंगे, उनको रोजगार देंगे, उनकी घर होगा, गृहस्थी होगी, उनके जेब में 2 रुपए होंगे, तो कोई क्यों लड़ाई करेगा? सब अपने घर को, परिवार को देखेंगे और देश की उन्नति में काम करेंगे। खाली आदमी या जिसके पास नौकरी नहीं है तो वो तो झगड़ा करेगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा। इसी से फासिज्म का ईंधन है ये नफरत, ये डिप्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन, ये फासिज्म का ईंधन है। ये उसको ताकत देता है और यही ये लोग चाहते हैं, भाजपा के लोग और इनकी सोच के लोग। देखिए, वो ये कहते हैं कि आपके पास 5 दशक तक, लगभग 50 साल तक आप लोगों का शासन था, सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से। तो आपने युवाओं की समस्याओं का समाधान इस तरीके से क्यों नहीं किया कि ये फांसीवाद पैदा ही नहीं होता? आपने एक क्यों नहीं बेहतरीन योजनाएं बनाई आपने? और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये फांसीवाद अपना जन्म ले रहा था, हिंसा बढ़ रही थी, खास करके 80 के दशक में, 90 के दशक में, कि जैसे हमने देखा कि 84 का दंगा था। 84 के दंगे में वो किसी एक राजनीतिक पार्टी का दंगा नहीं था या किसी धर्म का दंगा नहीं था, बल्कि जो फांसीवादी ताकतें थीं उस वक्त गांधीवादी ताकतों के साथ खड़ी हो गई थी, सिखों के खिलाफ। तो हम इसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद। जब बहुसंख्यकवाद उस वक्त जन्म ले रहा था, उस वक्त आपने खतरे की घंटी बज रही थी, तो उसके लिए कोई समाधान क्यों नहीं खोजा? देखिए, ये बड़ा आसान होता है इजाज भाई इस बात को कहना कि कांग्रेस 5 दशकों तक सरकार में रही, 75 साल में 50 साल सरकार में रही, राज्यों में सर क्या नहीं किया। देश बनते बनते बनता है। जब पंडित नेहरू के हाथ में देश आया था या कांग्रेस की सरकार बनी थी आज़ादी के बाद, तो ये भारत ऐसा था। ये 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश बनाया। ये तो एक प्रोग्रेसिव, ब्राइट, प्रोग्रेसिव मुल्क था। राजीव गांधी की सोच, इंदिरा गांधी जी की सोच, पंडित नेहरू जी की सोच, इस देश की नींव अगले 200 साल की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी और बनते बनते देश बना। जहां तक फासिज्म की आप बात करते हैं, फासिज्म हर दौर में रहा है और दुनिया के हर हिस्से में रहा है और हमेशा नॉन वायलेंट ताकतें जो हैं उससे लड़ती रही हैं। फासिज्म तो 1948 में भी था। बापू को कत्ल करने वाली क्या ताकत थी? फासिज्म थी। मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये आपके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाया जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद फांसीवादी ताकतें बहुत कमजोर हो गई थी। हमने सावरकर का भी देखा था कि समाज में उनके लिए एक रोल निभाने के लिए जगह नहीं बची थी। उसके बाद दोबारा से फांसीवादी ताकतों को आपने इसलिए सर उठाने का मौका दिया क्योंकि आप वामपंथियों की बढ़ती हुई ताकत से घबराए थे। केरल में उन्होंने सरकार बना के साबित कर दिया था, तो आपने वामपंथियों के विकल्प के रूप में खुद फांसीवादी शक्तियों को आगे बढ़ाया। अब देखिए, ये आपका एनालिसिस हो सकता है। मैं आपके ओपिनियन का, एनालिसिस का, आपकी राय का सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसा क्यों कांग्रेस पार्टी करेगी? हाँ, ये बात सही है कि आरएसएस की राइट विंग विचारधारा या फासिज्म की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ी है 80 के दशक के बाद। ये बात जायज़ है। सिख दंगे इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मुरादाबाद का
दंगा बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद मुख्तलिफ दंगे और जिस तरह से ऑपरेशन और सप्रेशन हुआ और लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन हुआ, गोधरा के दंगे और मुख्तलिफ मुजफ्फरनगर में। तो मैं समझता हूँ कि इसका सिर्फ विकल्प ये है कि लोगों को ये समझाया जाए कि ये देश एक है, हम सब लोग एक है। कोई भी एक ताकत इतनी ज़्यादा डोमिनेंट हो तो देश के लोगों के अधिकार, उनके हक़, उनके फंडामेंटल राइट सबका वायलेशन होगा। और मेरे नज़दीक ये काम सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मेरे नज़दीक कांग्रेस पार्टी इस देश की रूह है, क्योंकि उसी ने इस देश को खड़ा किया है। ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी से गलतियां नहीं हुई हैं, कांग्रेस पार्टी से बहुत बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, उनके लीडर्स से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन ये सब इस प्रोसेस का, पॉलिटिकल प्रोसेस का, दुनिया का, ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आप आशावान है कि नफरत जो है ये मोहब्बत में बदल जाएगी? जो बिल्कुल। एक अल्पसंख्यक समाज के विरुद्ध जो एक माहौल चलता है, हमने देखा कि वो कभी मुसलमानों के खिलाफ होता है, तो कभी सिखों के खिलाफ 84 में था, हमने कंधमाल के दंगों में ईसाइयों के खिलाफ देखा, और अभी भी हमने मणिपुर में देखा ईसाइयों के खिलाफ। जो ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो लड़ाई है, तो ये किस तरीके से आप इसको नियंत्रण करेंगे, किस तरीके से नफरत को मोहब्बत में बदलेंगे? इस वक्त तो टारगेट मुसलमान है, इस वक्त तो टारगेट मुसलमान है, और एक पूरा प्लान है, एक पूरी साजिश है कि किस तरह से मुसलमानों की लीडरशिप किसी भी फील्ड में, पॉलिटिकल गवर्नेंस में, एग्जीक्यूटिव में, किसी भी स्पेस में उसको सप्रेस किया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। और सबसे ज़्यादा उसमें आंख में कांटे की तरह चुभने वाला स्पेस है पॉलिटिकल गवर्नेंस। इसमें मुसलमानों की लीडरशिप डेवलप नहीं होना चाहिए मुल्क के किसी भी हिस्से में, इसको ख़त्म करना है। तो हम उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ उठाएं, लीडरशिप डेवलप करें, कोई ऐसा हो जो बोले, हमारी तकलीफ़ को भी कोई बयान करे पार्लियामेंट में और असेंबलियों में खड़े हो। ये हमारी सोच है। देखिए, एमनेस्टी ने अपना काम करने भारत में बंद कर दिया। हमने देखा जेनोसाइड वॉच ने बहुत साल पहले ही बताया था कि 8 पॉइंट पूरे हो चुके हैं। बीबीसी ने भी कई बार मुद्दा उठाया है। तो फिर जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, वो तो, लेकिन आपकी तरफ से तो कोई सहयोग नहीं आता। आप अंतर्राष्ट्रीयकरण इस मुद्दे का क्यों नहीं कर? फांसीवाद से आप राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लग सकते, तो फांसीवाद पे तो आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से। आप क्या चाहते हैं, हम यूएन चले जाएं? आप क्या चाहते हैं? हम यूएन जाएंगे तो एक गद्दारी का लेबल लगेगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप इंटरनेशनल स्टेज पे मुझसे कह रहे हैं कि हम इस बात को उठाएं, हम उठा देते हैं। आप ही चला रहे होंगे, बीजेपी के लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि आपने इसको एक्सटर्नल फोर्सेस को देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कराया। हमारे देश का मामला है, हम इसको यहीं लड़ेंगे, यहीं तय करेंगे। और जहाँ तक आप कह रहे हैं ना एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एनजीओज की, एमनेस्टी इंटरनेशनल की या वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि 8 पैमाने पूरे हो चुके हैं और ये जेनोसाइड की तैयारी है, यही कहना चाहते हैं आप? सरकार के मंत्री सारी रिपोर्ट्स को, अभी हंगर इंडेक्स आया है भारत का, उसमें आपने देखा कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर और वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने क्या जवाब दिया कि मैं अगर सुबह मैं निकली थी घर से 6 बजे और 4 बजे तक मैंने खाना नहीं खाया तो मैं भूखी रही, तो मैं भुखमरी की कगार के नीचे चली गई, वो रिपोर्ट ऐसी है, और उसे खारिज कर दिया। प्रेस फ्रीडम आपका भारत का कहाँ नंबर है आज? सबसे निचले स्तर पे आज मीडिया का फ्रीडम है भारत का। पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे, हम हंगर इंडेक्स में भी हैं, श्रीलंका से नीचे, और प्रेस फ्रीडम में भी उससे नीचे हैं। तो ये तो बुरा हाल है। सारे फासिज्म के सबसे स्टार सेलिएंट फीचर्स होते हैं हमेशा। देखिए, कोई भी भारतीय जो होगा वो ये नहीं चाहेगा कि देश का मुद्दा बाहर जाए और अपने किसी भी समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो। हर देशभक्तवादी, चाहे मैं हूँ या आप हो, हर देशभक्त यही चाहता है कि देश की समस्याओं का समाधान देश में ही हो। लेकिन समस्या ये आती है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, क्योंकि फासिज्म को मजबूत करने में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो ब्यूरोक्रेटिक तानाशाही के खिलाफ आप कैसे आवाज़ उठाएंगे? आपको कोई आवाज़ उठाते हैं, ब्यूरोक्रेट आपकी आवाज़ दबाते हैं, तो वो उससे कैसे संघर्ष करें? कांग्रेस के पास की क्या योजना है? देखिए, जमहूरी निज़ाम में, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में बड़ी पुरानी कहावत है कि सर गिने जाते हैं, जिसके पास तादाद होती है उसी का गलबा होता है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, और हम भी उस कोशिश में रामपुर में लगे हैं, हमारे पास लोग होंगे, आवाम हमारे पीछे होगी, और हम एहतजाज करेंगे डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान की हद के अंदर, जमहूरी निज़ाम का जो तरीक़ा है, जिसे संविधान हमें इजाज़त देता है जिस बात की,
तो अधिकारी भी हमारी बात मानेंगे, सरकारें भी हमारी बात मानेंगी और हम उनसे जवाबदेही तय करेंगे उनकी। यही तरीका है, और कोई नया तरीका तो मैं इजाद कर नहीं सकता। नहीं, जब बात तानाशाही की आती है तो आवाम में एक डर होता है, वो भय क्या है, वो आएगी ब्यूरोक्रेसी। देखिए, मैं इजाज भाई डर का तो जवाब मैं ये दे सकता हूँ कि अगर आप अपने घर में डर के बैठ जाए और मैं भी बैठ जाऊं और ये समझे रेते में सर देके कि मेरा कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। घेरा धीरे 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 तंग होता जा रहा है, ये और ज़्यादा तंग होता जाएगा। या तो आज खड़े हो जाइए और आज कहिए आप गलत कर रहे हैं, नहीं तो इंतज़ार करिए कि आपका नंबर कब आएगा। देखिए, आप वकील हैं और वकील का एक समाज सेवी भी हैं, एक जिम्मेदारी थी कि आप लोगों को संविधान बताते, तो आप उसके लिए पहले आपको वकीलों को संगठित करना पड़ेगा। आपने रामपुर में वकीलों को संगठित करने, जनता को संविधान के बारे में शिक्षित करने के लिए आपने अब तक क्या किया और आगे क्या योजना है? कैसे लोगों को बताएंगे कि उनके मूल अधिकार क्या हैं? अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो क्या करें? अदालत में कैसे जाएँ? क्या प्रक्रिया होती है? उनको कैसे जागृत करेंगे? आपके संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जब CANRC का मुद्दा हुआ तो बहुत ज़्यादती हुई लोगों के साथ। यहाँ एक नौजवान लड़का फैज़ नाम का, उसका यहाँ पर कत्ल हो गया, वो शहीद हो गया। 100-150 लड़के अरेस्ट हो गए, कई हज़ार पे अज्ञात पे FIR हो गई, अज्ञात 4-5-10 हज़ार लोगों का नाम लिख गया। गुंडा एक्ट के नोटिस गए। सारी कार्रवाई में मैंने बहुत लोगों की मदद की। गुंडा एक्ट के नोटिस के रिप्लाई बनाए, उनके लिए हाई कोर्ट में मशवरा दिया, सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा। तो जो मुझसे हो सका, और मैंने खुला ऑफर दिया उनका कि मैं आपके लिए बिल्कुल हर वक्त 24 घंटे तैयार हूँ, वो करा। तमाम वकीलों से हमने बातचीत करी। 4 वकील हमने अपॉइंट करे रामपुर में उनके मुकदमे लड़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, 4 वकील। और वो मैसेज सब जगह सर्कुलेट किया, आमिर मियाँ को किया, आतिफ को किया, जुल्फ़कार भाई को किया। 4 लॉयर्स हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपॉइंट करे, उनसे जो भी हो सका उन्होंने किया। उसके बाद दूसरी बार ज़्यादती हुई 5 दिसंबर 2022 को, जब रामपुर में हज़ारों लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया और उनको बुरी तरह से मारा गया, उनके वोट डालने के अधिकार को छीन लिया गया, संविधान को तार तार कर दिया गया। उसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करी, अपने नाम से करी, पिटिशनर इन पर्सन हुआ। वो PIL मेरी डिसमिस हो गई, लेकिन मैंने आवाज़ उठाई, लोगों को ये एहसास दिलाया कि अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो आप कानून का सहारा लीजिए। या तो आप खड़े रहिए और इंतज़ार करिए कि आप तबाह हो जाएं, या थोड़ी सी लड़ाई कर लीजिए, जितना आपके अंदर हिम्मत है वो लड़ लीजिए और तब ख़त्म हो जाइए। असल में मेरे सवाल का भाव ये था कि आप तो संघर्ष कर रहे हैं, हमने आपको सराहा, हमने आपको आपके कामों से इनकार नहीं किया, लेकिन हमारा कहने का मतलब था कि दूसरी पीढ़ी के लिए आपने क्या करी? वकीलों की पीढ़ी, मान लो कल को आपको ही कोई संकट आ जाता है या आप ही जेल चले जाते हैं, तो आपको बाहर निकालने के लिए वकीलों की टीम कहाँ है? उनको क्यों नहीं संगठित करते? मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि दूसरी पीढ़ी के लिए आप उनको संगठन के लिए क्या करें? इजाज़ भाई, हमारे पास रामपुर में भी वकीलों की एक टीम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों की एक पूरी टीम है, और सुप्रीम कोर्ट में तो खैर हमारा पूरा ऑफिस और तमाम दोस्त यार हैं, और सीनियर लॉयर्स भी हैं जो नामी हैं, भारत के नामी वकील हैं। तो हमारे पास हर जगह टीम है, जिसको हमने तो खुला, आपको मालूमात नहीं होगी, हमने तो जाने कितने लोगों से पिछले 4-5 साल में कहा कि जहाँ आपको लॉयर की ज़रूरत हो, वकील की ज़रूरत हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। हमारे हर कोर्ट में लॉयर्स हैं, यूपी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सब जगह संगठित हैं हमारे लॉयर्स। तो इसके लिए मैं तो आपके ज़रिए से कहना चाहूँगा, किसी को किसी कानूनी सलाह की, कानूनी मदद मैं इसलिए कह रहा हूँ, कानूनी मदद की ज़रूरत हो तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनके लिए कोशिश करेंगे। भय मुक्त समाज कायम करना पड़ेगा अगर आपको फांसीवाद से लड़ना है, तो आपको आशा है कि भय मुक्त समाज स्थापित करने में आप सफल हो जाएंगे और बहुत शीघ्र होंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह होंगे। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि या तो आप अपने नंबर का इंतज़ार करिए, या आज अपनी तकलीफ़ को बयान करने का सलीका सीखिए और खड़े हो जाइए। जैसे कि वो एक शेर उन्होंने, मैं शायर तो भूल गया, लेकिन मैंने उनके मुंह से सुना था कि मेरे जहन में नहीं आ रहा है, उन्होंने वो शेर कहा था कि जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा, आगे मुकद्दर आपका है, तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। रामपुर में महात्मा गांधी की अस्थियां लाकर दूसरी समाधि बनाई गई थी। आज दिल्ली से सुलेमान साहब आए हैं, दोबारा से गांधीवाद को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। हालांकि गांधीवाद तो अजर अमर है, लेकिन दोबारा से उसको व्यवहारिक बनाकर ये समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं।
धन्यवाद। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।